हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज 10 मई के करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यह 9 मई को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। और जो 2020 का इस पक्षी दिवस पर जो विषय रखा गया है वो है बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड्स। और जो यह विषय रखा गया है वह प्राकृतिक प्रक्रिया का समर्थन करने वाले पारिस्थितिक तंत्रों की पारिस्थितिकी कनेक्टिविटी और सत्यनिष्ठा से संरक्षण की देखभाल करने के लिए इसमें महत्व को इसमें केंद्रित किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि प्रवासी पक्षियों के बारे में यहाँ पर जागरूकता बढ़ाना। और इस दिन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संधियों प्रवासी प्रजाति और अफ्रीकी यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट और कोलोराडो आधारित गैर लाभकारी संगठन एनवायरमेंट फॉर अमेरिका द्वारा इसकी साझेदारी से किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोकिंग कोल के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है। तो कोल इंडिया ने रूसी सुदूर पूर्व और शेष आर्कटिक क्षेत्र में कोकिल कोल के क्षेत्रों के लिए दो रूसी संस्थाओं के लिए यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी भारत ने यह समझौता रूस के साथ किया है। और पहला एमओयू रूस की फार ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट्स संस्था के साथ हस्ताक्षर किया है, जबकि दूसरा एमओयू रूस के फेडरेशन की ईस्टर्न माइनिंग कंपनी एफईएमसी के साथ मंजूर हस्ताक्षर किया है। भारत ने हाइड्रोकार्बन के लिए अपने स्रोतों में विविधता लाने और प्रयास के रूप में लंबे समय से रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालीन समझौते की मांग कर रहा था। और हाल ही में इन दोनों देशों ने विशेष रूप से रूस के सुदूर पूर्व में आने वाले जो पेट्रोलियम दीर्घकालिक हैं उनकी सुनिश्चित आपूर्ति पर बातचीत करनी शुरू कर दी है। तो हमारे जो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है और कोल इंडिया के सीईओ हैं अनिल कुमार झा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के अध्यक्ष कौन हैं जो अपना दूसरा कार्यकाल भी संभालेंगे। ये वैसे तो आमतौर पर एमसीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल 12 महीने यानी 1 साल होता है, लेकिन जब पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड हक्के और जो सटेनली क्रिस्टोफर थे, इन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी थी। एक ने 4 साल दी और एक ने 6 साल दी। तो उनके बाद में अब कुमार संकारा हैं जो दूसरे वर्ष के लिए अब अध्यक्ष रूप पद पर बने रहेंगे। और जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना है वो 1787 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 यानी 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी अनुमानित की है। तो यह पहले 2.6 अनुमानित की गई थी और अब उसको घटाकर 0% अनुमानित किया गया है। और 2021-22 के लिए उन्होंने 6.6% वापस यानी जीडीपी सुधरने का अनुमान लगाया है। जो मूडीज का हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासियों को राहत देने के लिए और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप लॉन्च किया है। अब इसमें स्वच्छता पर नजर रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से मिलकर इन्होंने विकसित किया है और इनमें सभी सरकारी योजनाएं जोड़ी जाएंगी। इस ऐप की मदद से जो हमारा कोविड-19 है इसकी स्क्रीनिंग की स्थिति, बैंक खाता संख्या, शैक्षिक योग्यता और आश्रित घरों में रखे गए प्रवासी मजदूरों की संख्या और अपने घर पहुंच चुके प्रवासियों के साथ अन्य विवरणों के बारे में भी यहाँ जानकारी ले सकेंगे। इसमें और इसके साथ ही कल्याण के लिए योजना तैयार करने में भी इस ऐप में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कितने मिलियन डॉलर का ऋण देगा। जो एआईआईबी है वो कोविड-19 के चलते भारत को 500 मिलियन डॉलर का ऋण को उन्होंने
मंजूरी दी है। ये वित्तीय सहायता से कोविड की जो समिति है उसको सीमित करने के प्रयासों को बढ़ावा में मदद मिले और साथ साथ में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए यह ऋण लिया जा रहा है। अब जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है आईसीएमआर, इसके साथ में सामुदायिक सहभागिता और जोखिम संचार रणनीतियों के सहयोग से चिकित्सा उपकरणों की खरीद और अनुसंधान में भी इससे सहायता ली जाएगी। अब जो इससे पहले 17 अप्रैल को एआईआईबी ने अपने प्रारंभिक में जो कोविड-19 की संकट रिकवरी सुविधा है उसके लिए $5 बिलियन की देने की घोषणा करी थी। उसके बाद उन्होंने इसको बढ़ाकर $10 बिलियन कर दिया था और अब इन्होंने ये $500 बिलियन ऋण दिया है। एआईआईबी का हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है और इसमें 78 सदस्य देश हैं। एआईआईबी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जिन लिकुन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये उत्तराखंड में जो ये मार्ग बनाया गया है, 80 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनाई गई है, जो नियंत्रित रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये करीब लिपू लेक दर्रे से और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। जो सीमा सड़क संगठन है हमारा बीआरओ, उसने धारचूला उत्तराखंड से लिपू लेक चीनी सीमा तक कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में इस सड़क को बनाने का कार्य किया है, यानी धारचूला दर्रे से लिपू लेक दर्रे तक। अब इससे पहले इस मार्ग बनाने के ये लाभ भी हुए हैं, क्योंकि जो मार्गों की तुलना में ये केवल एक सप्ताह में पूरी हो सकती है, जो 2-3 सप्ताह लगा देती थी, अब ये एक सप्ताह में इस मार्ग में यात्रा पूरी कर सकते हैं। और अब मानसरोवर की जो तीर्थ यात्री हैं भारतीय भूमि पर 84% और चीन की भूमि पर केवल 16% ही यात्रा करेंगे, जबकि इससे पहले जो तीर्थ यात्री थे उन्हें अन्य मार्गों से 80% सड़क चीन यात्रा में करनी होती थी। जो हमारे रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और जो रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं वो श्रीपाद येसो नाइक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हमारे रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना से 37 हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर एसईडी के साथ यहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस परियोजना में लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इनको 2 चरणों में इसको किया जाएगा। पहले चरण के तहत एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जाएगा और दूसरे चरण के तहत इन्हें नेविगेशनल एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाना है। और साथ ही दूसरे चरण में जो एयरफील्ड हैं इनको आधुनिक उपकरणों के से इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, जैसे कैट सेकंड इम्प्रूवमेंट, लैंडिंग सिस्टम और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम उपकरणों की स्थापना से इसको शामिल किया जाएगा। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और टाटा पावर के हेडक्वार्टर है नई दिल्ली भारत में और उसके अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है आईसीएमआर, और आईसीएमआर हमारी भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्था यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर। इसने जो कोरोना वायरस है उसकी कोविड-19 टेस्टिंग की किट हैं उनको डिलीवर करने के लिए जो हमारी भारतीय डाक सेवा है उसके साथ में इन्होंने हाथ मिलाया है और इन्होंने 16 क्षेत्रीय डिपो से देश भर के कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई 200 प्रयोगशालाओं में ये किटें पहुंचाई जाएंगी। जो आईसीएमआर है ये पूरे देश में प्रतिदिन 1 लाख कोविड-19 परीक्षण करने की योजना पर काम कर रहा है। अब इसका लक्ष्य पूरा करने के लिए भारतीय डाक ने अपने 1.5 लाख डाकघरों के साथ इसके साथ यह समझौता किया है कि इन किट्स को सूखी बर्फ की पैकिंग के साथ में भेज दिया जाएगा। आईसीएमआर है, इसके महानिदेशक बलराम भार्गव हैं और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। जो हमारी भारतीय डाक की स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1854 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पान मसाले को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? जो लोग पान मसाला खाते हैं उनको उनके 11 ब्रांडों को 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है झारखंड सरकार ने। अब इस आदेश को राज्य के जो उनके खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं नितिन कुलकर्णी, उन्होंने यह आदेश पारित किया
तो राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान प्रशिक्षण और विश्लेषण करने के लिए यहाँ पर 41 लगभग ब्रांडों के नमूने एकत्रित किए थे और इसके बाद इनमें मैग्नीशियम कार्बोनेट शामिल पाया गया और नमूनों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत एकत्रित किए गए थे। जो अब उनमें सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत लिया गया। अब इसमें 1 वर्ष के लिए राज्य में किसी भी खाद्य पदार्थ के बनाने, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान यहाँ पर कर दिया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, यहाँ के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, यहाँ की राजधानी है रांची और इसका झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट्राइफेड ने AOL, ट्राइफेड का मतलब है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और AOL है आर्ट ऑफ लिविंग। इनके साथ जनजातीय उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए AMU पर हस्ताक्षर किए। इन दोनों ने मिलकर जो हमारी जनजातीय हैं उनको उद्यमों को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो रेणुका सिंह सरुता। जो आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर जी। और इस समझौते के तहत जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है इसने जो जरूरतमंद जनजातीय कारीगर हैं उनको निःशुल्क राशन की किट उपलब्ध कराने की सहमति व्यक्त की है। और ट्राइफेड के क्षेत्रीय कार्यालयों ने जो जरूरतमंद जनजातियों की जो कारीगरों की सूची तैयार की है उसे आई स्टैंडर्ड विद ह्यूमैनिटी चैंपियन के तहत राशन किट के वितरण किए जाने के लिए यह देश भर में लगभग 9,409 जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों को चिन्हित किया गया है। जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री मैंने अभी बताया रेणु सिंह है। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1981 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है। 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 9 मई को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई जा रही है अभी और उनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। और हर साल बहादुर राजा के महाराणा प्रताप के सम्मान में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध प्रताप सिंह का जन्म मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंताबाई के यहाँ हुआ था। और जो राजा उदय सिंह हैं उनकी जो द्वितीय उनकी मृत्यु सन 1572 में गोगुंदा में होने के पश्चात महाराणा प्रताप 1 मार्च 1572 को सिंहासन पर विराजमान हुए थे। और महाराणा प्रताप के अभिषेक के तुरंत बाद मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए उन्हें जाना था। अब अकबर राजपूत साम्राज्य के माध्यम से गुजरात पर अपना कब्जा जमाने के मकसद से मेवाड़ आया था, जहाँ महाराणा ने अकबर को पेशकश को अस्वीकार किया था, स्वीकार कर दिया था और उसके बाद मुगलों के खिलाफ लड़ाई में उतर गए थे। और इसके कारण 18 जून 1576 को हुई प्रख्यात हल्दी घाटी का युद्ध। हालांकि मुगल सेना युद्ध में विजय हुई लेकिन वो महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे, जो पहाड़ियों के रास्ते वहां से निकल गए थे। और महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुआ था, जो उस समय उनकी ये कार्यरत राजधानी थी। अब हम बात करते हैं निधन। तो जो KFH टूर्नामेंट को शुरू करने वाले हमारे पंडाटा कटप्पा थे उनका निधन हो गया है। यानी कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक पंडाटा कटप्पा का निधन हो गया है। उन्होंने 1997 में ओलंपिक खेलों की तर्ज पर पहला टूर्नामेंट आयोजन किया था और अब तक वह जारी है। वह भारत स्टेट बैंक के पूर्व कर्मचारी और प्रथम श्रेणी के पूर्व हॉकी रेफरी थे। पंडाटा कटप्पा को साल 2015 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कटप्पा पिछले 22 वर्षों से इस टूर्नामेंट को देख रहे थे। कर्नाटक में हर साल कोडवा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।